तुम तो घर जाने वाले थे ना। तुम तो घर जाने वाले थे ना। बोले कल चले जाएंगे, सैटरडे को चले जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ? नहीं नहीं, मत चलना भाई हमारे साथ। अच्छा, मैं जाऊंगा तब जाओगे? तो वो तो हाँ बोल रहा है। आवाज आ रही है? सबको आ रही है? आपको आ रही है भैया आवाज? नहीं आ रही? इधर आओ। बैग लेके इधर आओ। हाँ है जगह। और किसको नहीं आ रही? आ रही? ओके, आ जाओ। ये रही जगह। उधर है। उधर है तो बैठ जाओ उधर। अब आ रही है आवाज? भैया आ रही है आपको? ये जो आगे आए उनको आ रही है अब आवाज? ओके। आपको? चलो। हम पढ़ रहे थे मृदा जल और मृदा जल का मापन। और मापन की एक विधि पढ़ रहे थे जिसका नाम था भारात्मक विधि। और एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आ रहा था 25%। आगे आंसर कि नहीं आ रहा था? ओके, नहीं आया बहुत सारे को आंसर। और उस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन क्या है? मृदा जल दे रखा था, कितना दे रखा था? 30। और शुष्क मृदा का भार 120। अरे भैया, इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब हम गीली मृदा से, कौन सी मृदा से? गीली मृदा के भार से, गीली मृदा का भार, उसमें से माइनस करेंगे शुष्क मृदा का भार या सूखी मृदा का भार, शुष्क मृदा का भार, तो किसका भार आएगा? अरे भैया, जब गीली मिट्टी के भार से सूखी मिट्टी का भार घटाएंगे तो भार किसका आएगा? जल का भार आएगा। गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी में है किसका अंतर? जल का अंतर। तो किसका भार आ जाएगा? जल का भार का अंतर आ जाएगा। और जल का भार ऑलरेडी आपको दे रखा था, कितना दे रखा था? 30। तो ऊपर तो लिखना है 30, नीचे सूखी मिट्टी का भार 120 इंटू 100। 30 एकम और 4 बार जाएगा। 4 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये आ गया 25%। नहीं हो रहा? हाँ, तो फिर कभी नहीं होगा, नो टेंशन रहो। कोशिश ही नहीं करनी है अपने से। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोशिश ही नहीं करनी है, थ्योरी पढ़ लेनी है। यही नहीं हो रहा है तो फिर आप मान के चलो और कुछ होने वाला। अरे भैया, जब गीली मिट्टी के भार से, गीली मिट्टी है तो मिट्टी गीली कब होती है? पानी डालते। अब सूखी मिट्टी है तो कब होती है सूखी? जब पानी उड़ा देते हैं। तो गीली मिट्टी के भार से सूखी मिट्टी का भार घटा देंगे तो किसका भार रह जाएगा? मैंने मेरा वेट लिया खाना खाने से पहले, फिर मैंने मेरा वेट लिया खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले मेरा वेट था 95 किलो मान लीजिए, और खाना खाने के बाद, सॉरी, उससे पहले जो वेट था 90 किलो। खाना खाने के बाद कितना? और खाना खाने के पहले कितना? तो खाना कितना किलो है मेरे अंदर? 5 किलो खाना है। समझ रहे? तो ऐसे ही गीली मिट्टी का भार आपको दे रखा है 150, सूखी मिट्टी का भार 120। तो 150 में से 20 घटाओ, कितना रह जाएगा? 30 ग्राम। तो 30 किसका भार है? जल का भार है। नहीं आ रहा समझ में? ओके, दिमाग को लगाओ लॉक। ताबी फेंक दो फतेह सागर में, क्योंकि अब फिर कभी नहीं आने वाला है। सिंपल सी गणित है। आगे बढ़ते हैं। ओके, और को बहुत सारे मेथड है। बहुत सारे बच्चे बता नहीं रहे, उनके नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी भी समझ में नहीं आया है। लेकिन अभी आप नहीं बता रहे हैं तो मतलब हो गया आपसे बेटा। अभी एक बार क्वेश्चन देके पर्सनल चेक करें सबका। पक्का? आपसे हुआ तीनों? आप आए नहीं थे, फर्स्ट क्लास। चलो आपसे फिर आप सब हुआ आंसर? क्वेश्चन देंगे कर लेंगे। हुआ? अरे आपको बताना यस और नो। नाराज किए क्या कोई मेरे से? हैं? आंसर आया आप लोगों के? आप कॉपी कहाँ, रजिस्टर कहाँ है? नोट्स निकालो ना। अच्छा, बातों में गुम ही हो गए मेरे। इतनी हसीन बातें हैं क्या मेरी? हो गया आंसर? लास्ट कैप वाले भैया, हो गया डन? पक्का? सबका हो रहा है, फिर क्वेश्चन क्यों देना है? छोड़ो। ओके, आगे लिखिए मृदा जल तनाव मापी।
नाम क्या है? टेंसियोमीटर। क्या नाम है? किसने खोज की? खोज किसने की? नहीं पता? तो लिखना खोजकर्ता। डिस्कवरी या मैन्युफैक्चर करने वाले जो है वो कौन है? या जिसको बोलते हैं आविष्कारक। नहीं, क्योंकि तो खोज तो कहां हुई होगी, आविष्कार हुआ होगा इसका तो। कौन है? रिचर्ड्स व गार्डनर। दूसरा नाम क्या है इसका? अन्य नाम क्या है? तो याद रखना, इसका अन्य नाम है इरोमीटर। क्या नाम है? टेंसियोमीटर का दूसरा नाम क्या है? इरोमीटर। इरोमीटर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि इसका प्रयोग होता है सिंचाई निर्धारण में। सिंचाई कब देनी है, इरिगेशन शेड्यूलिंग कब करनी है, कब इरिगेशन देना है, सिंचाई कब देनी है, उसके लिए हम कौन सा मीटर यूज लेते हैं? इस टेंसियोमीटर। इसलिए इसका नाम क्या रख लिया? इरोमीटर। कहां यूज होता है? सिंचाई जल में। अच्छा, कहां तक उपयुक्त है याद रखना। उपयुक्त परास क्या है इसकी? कहां तक ये काम करता है? तो याद रखना, इसकी उपयुक्त परास है 0 से 0.85 बार जल तनाव तक। 0 से लगाकर कहां तक? 0.85। ये याद रखना, यहां तक ये बहुत उपयुक्त है। अरे 25% आंसर बता तो दिया। और ये दूसरी विधि है मृदा जल तनाव मापी। पहली विधि कौन सी थी? बारात्मक विधि। लिख लिया? वापस याद रखो, टेंसियोमीटर की खोज किसने की? रिचर्ड्स गार्डनर ने। अन्य नाम क्या है? क्यों है? सिंचाई निर्धारण में प्रयोग होता है। उपयुक्त परास कहां से कहां तक है? मतलब ये 0.85 बार तक ही तनाव माप सकती है। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब 15 बार माप, 3 बार भी माप, कहां तक मापे भी? 0.85 बार। अच्छा, सबसे ज्यादा ये प्रयोग में ली जाती है कौन सी मृदाओं में? याद रखना, सबसे ज्यादा उपयुक्त किस मृदाओं में है? कौन सी मृदाओं में सबसे ज्यादा उपयुक्त है? काली मृदाओं में? नहीं, याद रखना, बलुई मृदा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लिख दिया? पहली विधि कौन सी? दूसरी विधि? टेंसियोमीटर की खोज किसने की? टेंसियोमीटर का दूसरा नाम? क्यों कहते हैं? उपयुक्त परास क्या है? कौन सी मृदा में सबसे उपयुक्त है? कले मृदा में ज्यादा यूज, क्ले मृदा में नहीं लेते। कौन सी मृदा में लेते हैं? बलुई मृदा में। डन है? ओके। तीसरे नंबर की एक विधि लिखो, आयतनात्मक विधि। कौन सी विधि? आयतनात्मक विधि। पहले थी भारात्मक, और भारात्मक के बाद में आयतनात्मक। भारात्मक में बाहर मापते थे, और यहां क्या मापेंगे? आयतन मापेंगे। आयतन मतलब वॉल्यूम, कितना लीटर पानी है। तो आयतनात्मक विधि में करना कुछ भी नहीं है। आपको जो भारात्मक विधि में जो जल आया है,
भारात्मक विधि में जो जल परसेंट आया ना 25 आंसर आया था, अभी 32.5 आया था सबका, उसके साथ आपको गुणा कर देना है स्थूल घनत्व को। किसको गुणा कर देना है? जब स्थूल घनत्व को गुणा करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? आयतनात्मक में। तो आयतनात्मक जल प्रतिशत बराबर आयतनात्मक वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट बराबर क्या होगा? भारात्मक विधि द्वारा जल प्रतिशत इंटू स्थूल घनत्व बीडी। जैसे मान लीजिए किसी का आपका भारात्मक विधि द्वारा जो जल प्रतिशत आया है वो आया है 25%। कितना परसेंट आया है? और बीडी है आपकी 1.5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 37.5%। कैसे आया? 25 को किससे गुणा करना है? 1.5 से। तो एक हो गया 25 और इसमें जोड़ देना है 12.5, 37.5। अरे गुणा करना आता है कि नहीं आता है? 25 को 1.5 से गुणा करना आता है? 25 का पहाड़ा 1.5 बार बोलना है। बोलना आता है 25 का पहाड़ा 1.5 बार? नहीं आता। अरे गुणा नहीं आता? नहीं आता। बहुत सारे ऐसे, पता नहीं मैंने कौन सी इसरो वाली बात कर ली, नासा से वैज्ञानिक आ गया कोई है। ये देखो, ये 25, ये 1.5 पॉइंट भूल जाते हैं। अब 25 से 15 को गुणा करते हैं। 5 पंजे 2, 5 दूनी 2, 12 इंटू 5 एकम 2 एकम, ओके 5 और 0, 5 और 2, 2 और 1, ये 375 आ गया। तो एक पॉइंट भी तो है, तो पॉइंट लगा लो, तो कितना आ गया? 37.5। आई बात समझ में? नहीं आई? वापस एक बार सिखाऊं ये गुणा करना। इंस्टा वगैरह पे गणित वाले सर हो ना तुम्हारे ऐड, तो ब्लॉक कर देना। उन सर को भी शर्म आएगी कि तुम्हें पढ़ाया है। ओके, एक क्वेश्चन और करवाएं? नहीं करवाएं, क्योंकि ये किया वो भी बहुत बड़ी बात है। बेटा नकल तो मत कर उसमें। तो 37.5%। तो करो। जल है 20% और बीडी है 1.2, तो आंसर कितना आएगा? 24% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 24%। अच्छा, भारात्मक विधि द्वारा जल है 10% और बीडी है 1.7, 17% आएगा। ये वाला बेटा कैसे आया? 20 को गुणा करना है 12 से, पॉइंट बाद में लगाएंगे, 0 4 0 2 0 4 2 पॉइंट लगा दो, 24 है ना। ये तो कुछ करना ही नहीं है। 17 है और 10 है, 10 है तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 17 हो जाएगा। हरि नारायण। बहुत लेवल वाले बच्चे हो तुम लोग। 3 विधियां लिख ली। पहली विधि कौन सी? फॉर्मूला क्या है? गीली मृदा का भार माइनस अपॉन इनटू, ओके। और भारात्मक से आयतनात्मक करना है, तो जो आंसर उसमें आए उसको किससे गुणा कर लो? तो स्थूल घनत्व तो दे रखा होगा क्वेश्चन में। अब ऐसे मत बोलना सर स्थूल घनत्व तो कहां से आएगा, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तुम तो बस गुणा करना सीख जाओ, बाकी कुछ भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। डन। आगे बढ़े। अन्य विधियों के नाम लिख लो। अब सिर्फ नाम नाम लिखने, अन्य विधियों के नाम, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। अन्य विधियों के नाम, सिर्फ नाम नाम पढ़ के चले जाना। एग्जाम में चले जाओगे। 3 विधियों के बारे में बता दिया मैंने। अब 3 विधियां ऐसी है जिनके बारे में बता नहीं रहा हूं, तो उसमें अन्य विधियों में एक तो है विद्युत प्रतिरोध, इसी का दूसरा नाम है जिप्सम ब्लॉक विधि। तो जब भी माइंड में आए जिप्सम ब्लॉक विधि, तो क्या मापती है? अरे क्या मापती है? मृदा जल मापती है। क्या मापती है? ओके। दूसरे नंबर पे न्यूट्रॉन नमी मापी। क्या मापती है न्यूट्रॉन नमी मापी? मिट्टी में नमी मापती है। क्या मापती है? नमी। ओके, 2 और याद कर लेना। हाँ, जल और स्थूल दिया होगा, नो टेंशन रहो।
जो मैंने आपको एग्जाम अभी दिया है बोर्ड में वो दे रखा, सिर्फ गुणा करना आना है। गुणा कर लोगे? क्या पता। एक प्रतिशत भरोसा नहीं है मुझे तो कि तुम कर लोगे। ये नाम याद कर लोगे, विद्युत इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विधि। विधि लिख दो और हाँ आगे। अच्छा, या इसका दूसरा नाम क्या है? जिप्सम ब्लॉक। दूसरी कौन सी है? न्यूट्रॉन नमी। ओके, न्यूट्रॉन से नमी मापते हैं। न्यूट्रॉन से क्या मापते हैं? नमी। बस आगे बढ़े। खूब है। अब ये अपने सारे के सारे भौतिक गुणधर्म क्या हो गए? वापस याद रखो, सबसे पहले पढ़ा था मृदा कण, कणाकार, संरचना, रंध्रावकाश, घनत्व, स्थूल घनत्व, कण घनत्व, मृदा वायु, मृदा ताप, मृदा रंग और अब मृदा जल। तो 9 प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। जितना याद हो उतना याद करके जाना एग्जाम में। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो आ जाए तो बढ़िया कर लेना, नहीं तो नोट्स तो है ही, मम्मी को देना। मम्मी बहुत अच्छे से उपयोग करती है नोट्स का। तुम्हारे लिए टिफिन पैक करेगी। जब तुम जाओगे सुपरवाइजर बन के फील्ड में तो टिफिन में यही नोट्स आएंगे, रोटी के ऊपर ऐसे चिपके होंगे, मर्दा जल रोटी के ऊपर नहीं। देखा है कभी? अरे कहीं अपने ऐसे रोटी पैक की इस वाले कागज में और ऊपर रोटी रख दिए तो रोटी के उस वाष्प की वजह से ये अक्सर पिघल जाते हैं और पिघल के किस पे चिपक जाते हैं? रोटी पे। अब मर्दा जल रोटी पे, मर्दा जल रोटी खाई, मर्दा जल कहां गया? पेट में। पूरा का पूरा मर्दा जल दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारा पाचन होगा, डाइजेशन होगा, पूरा मर्दा जल कहां? दिमाग में। अब मर्दा जल समझ में आएगा सुपरवाइजर बनने के बाद। ओके, अब नेक्स्ट लिखिए, रासायनिक न्यूट्रॉन से नमी कैसे मापते हैं बताओ सर जी। मैंने इनको गुणा करना सिखाया, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, तो न्यूट्रॉन से नमी मापना सिखा दूंगा ना, हालत खराब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लिखिए, मृदा के रासायनिक गुणधर्म। पहले तो कौन से गुणधर्म पढ़े? भौतिक। अब कौन से पढ़ेंगे? रासायनिक। लिखो, मृदा के रासायनिक गुणधर्म। क्या क्या पढ़ना है देखो इसमें। इसमें 1 नंबर पे पढ़ना है पीएच, 2 नंबर पे पढ़ना है ईसी और 3 नंबर में पढ़ना है सीईसी। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सीसी। एक और पढ़ लेंगे तो मामला बढ़िया सेट हो जाएगा, वो है ईएसपी। ओके, लिख लो। लिख दिया। अब रासायनिक गुणधर्म में 4 गुणधर्म पढ़ेंगे। कितने गुणधर्म पढ़ेंगे? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 4 नंबर पे। अच्छा, कुछ फुल फॉर्म लगा लेता हूं। पीएच की कोई फुल फॉर्म है नहीं, इसको बोलते हैं विद्युत चालकता। क्या बोलते हैं? मैंने अभी विद्युत प्रतिरोध पढ़ाया ना, उसके जस्ट उल्टा होता है विद्युत चालकता। सीसी का मतलब होता है धनायन विनिमय क्षमता। क्या होता है? धनायन विनिमय क्षमता। कौन सी क्षमता? धनायन विनिमय। ईएसपी का मतलब होता है विनिमयशील, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत। लिख लीजिए। और पहले नंबर पे हेडिंग लगेगी पीएच। पीएच के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जितना आपने काम का उतना पढ़ लेते हैं। पीएच के बारे में पहले से जानते हो कुछ? कुछ भी नहीं जानते? कोई बात नहीं, अब नया जान लेंगे। और जो जानते हैं उनका वापस रिवाइज हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। जानने वालों के लिए और नहीं जानने वालों सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए पीएच। हाँ, मर्दा पीएच, पीएच कुछ भी तुम्हारा मन पड़े वो। ये सारे के सारे मर्दा के ही रासायनिक गुणधर्म है। तो पीएच भी मर्दा का, ईसी भी मर्दा की, सीसी भी मर्दा की, ईएसपी भी मर्दा की, और मैं भी। हाँ, तो ये सारे मर्दा के ही है, बाकी किसी के। आपको लगता है मैं जल का पीएच पढ़ाऊंगा? हाँ, तो लिखिए पीएच।
पीएच क्या होता है? पीएच, सबसे पहले पीएच की अवधारणा किसने दी? यार बहुत बढ़िया। तो इसकी अवधारणा जो प्रस्तुत की, कॉन्सेप्ट जो दिया कि भाई पीएच सबसे पहले बताया किसने पूरे विश्व को? तो एक साइंटिस्ट आए थे, नाम था एसपीएल सोरेनसन। क्या नाम था? क्या नाम था? और ये बात कही कब उन्होंने? 1909 में। कब कही? अच्छा, पीएच की बात करें तो पीएच होता क्या है? तो याद रखना पीएच क्या होता है। तो पीएच किसी विलयन का क्या बताता है? अम्लता व क्षारीयता बताता है। पीएच क्या बताता है? किसी भी विलयन की, विलयन मर्दा का हो सकता है, जल का हो सकता है, दूध का हो सकता है, खून का हो सकता है, किसी का भी विलयन है, और उस विलयन का पीएच जो है वो या तो वो बताएगा कि मर्दा वो अपना विलयन जो अम्लीय है या फिर वो कैसा है? क्षारीय है। अच्छा, परिभाषा क्या होती है पीएच की? तो याद रखना परिभाषा पूछी जा सकती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो परिभाषा क्या है? तो पीएच की परिभाषा क्या है? पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का क्या है? ऋणात्मक लघु गुणक है, नेगेटिव लॉगरिथम है, लघु गुणक। याद रखना पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। कौन सा लघु गुणक? ऋणात्मक। एसी नहीं आएगा बेटा, एसी लिखा होगा तुम्हारे लेकिन कोई नहीं पूछेगा तुमसे एसी। वो फ्लो में लिखवा दिया था उस लास्ट ईयर, लेकिन नहीं लिखना है, कोई नहीं पूछेगा आपसे एसी। लिख दिया? वापस देखो, पीएच की अवधारणा कब दी? ये मर्दा की अम्लता या मर्दा में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। मर्दा में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? अब बोलोगे सर यहाँ मर्दा नहीं लिखी हुई तो विलियन लिखा हुआ। विलियन कोई सा भी हो सकता है, मर्दा भी तो एक विलियन है। तो मर्दा में भी क्या है? पानी, और मर्दा में पानी घोलेगा तो घोलेगा तो क्या बनेगा? विलियन बनेगा। तो उस मर्दा के विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, कौन से आयन? हाइड्रोजन जानते हैं? एच हाइड्रोजन पहले नंबर, आवर्त सारणी 11th 10th 9th क्लास, पहले नंबर पे आता था हाइड्रोजन। फिर वापस एक नंबर पे अपने नहीं जाना आगे, एक नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? तो ये क्या बताया मैंने? पीएच कोई है वस्तु नहीं है जैसे खोज करते हैं। पीएच एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, एक टॉपिक है जिसको समझना है। अरे पीएच कोई वस्तु थोड़ी है। जैसे मैं बोलूं टेबल की खोज किसने की, पेन की खोज किसने की, मेरी खोज किसने की, तो मैं तो वस्तु हूं। लेकिन पीएच कोई ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है। पीएच एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? तो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अवधारणा। और उसकी खोज किसने की? किसने की? पता नहीं कौन सा मुहूर्त था उस दिन, जिस दिन मैंने हाँ बोला विनय सर को। वापस बैक। ओके कोई बात नहीं, अरे एक नहीं 2 मिनट लिखो आराम से। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये वाला वर्ड समझ में आया क्या तुम्हें? ऋणात्मक लघु गुणक क्या होता है पता है क्या? थोड़ा बहुत भी पता नहीं है? अच्छा, पता होने का चांस भी नहीं है। लिख लिया ये? अब अपन पता कर लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभार कुछ लिख लिया ना सबने? ओके, मैं बोलूं तुम 10 लिखो तो 2 सेकंड में 10 लिख लोगे। मैं बोलूं 100 लिखो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ का 10 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ का 10 करोड़ का 10 करोड़। नहीं लिख पाएंगे ना? 2 करोड़ को 4 करोड़ से गुणा करके 6 करोड़ के साथ और गुणा करके 18 करोड़ से गुणा करो। पॉसिबल है कि नहीं है? अरे पॉसिबल है भाई, ये तो गणित है।
गणित में कहीं नंबर जा सकते हैं। मैं बोलूं यहां से मेरे घर की दूरी तो 380 किलोमीटर, मैं बोलूं मेरे घर से चांद की दूरी, मैं बोलूं चांद से सूर्य की दूरी, और मैं बोलूं सूर्य से इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे दूरस्थ जो तारा खड़ा है उसकी दूरी, तो मापने में कोई संख्या का अंत, एकमात्र गणित ऐसा है जिसका कोई अंत है ही। गणित में नंबर का कोई अंत हो सकता है क्या? यहां से लिखना शुरू करो, इस दीवार से, एक के बाद में 0 0 0, पूरी दीवार भर दो, फिर पूरी दीवार भर दो, पूरी दीवार, फिर पूरी दीवार, कहीं जीरो खत्म होने वाले हैं क्या? तो गणित का कोई अंत, जब गणित का अंत नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को याद कैसे रखें? तो इस बड़ी संख्याओं को याद करने का एक ही फॉर्मूला है, लघु गुणक, छोटा रूप। कैसा रूप? अरे भैया जो बड़ी बड़ी संख्या है उनको क्या कर दो, अरे छोटी कर दो, याद रह जाएगी ना। अब मैं बोलूं 10,000 याद करो, तो 10,000 लिखना थोड़ा मुश्किल है, मैं बोलूं 4 लिखो, सब लिख लेंगे ना? 4 तो अनपढ़ आदमी भी लिख लेता है, जिसने पहली दूसरी क्लास पढ़ी वो 4 लिख लेगा। लेकिन मैं बोलूं 10,000 लिखो, नहीं लिख पाएंगे। मैं बोलूं 2 करोड़ लिखो, नहीं लिख पाएंगे। मैं बोलूं 6 लिखो, तो लिख लोगे ना? तो 10 तक की गिनती के अंदर हमें इसको फिट कर दे तो मामला सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बड़े बड़े नंबरों को, इस आकाश भर नंबरों को छोटे से छोटे नंबरों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं लघु गुणक। ऋणात्मक लघु गुणक नहीं, क्या बोलते हैं? लघु गुणक। क्या बोलते हैं? अब मैं देखो, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। 10, मैं 10 को लिख लिया 1, 100 मैंने लिख लिया 2, 1000 मैंने लिख लिया 3, 10,000 मैंने लिख लिया 4, 1,00,000 मैंने लिख लिया 5, 10,00,000 मैंने लिख लिया 6। मुझे बताओ ये याद करना आसान है कि ये याद करना आसान है? ये वाला आसान है। तो इसका मतलब हम बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में, तो 10 का लघु गुणक क्या? 100 का लघु गुणक, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10,00,000 का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का। क्या बात है, आपको एक सेकंड में समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज से याद रखना कि बड़ी बड़ी संख्याओं का छोटा रूप ही क्या होता है। अब तुम आज घर जाके भूल जाओगे सर 10 का मान, अरे क्या लिखवाया था, रटना 1, 10 का 1, 10 का 1, नहीं रटना। एक के पीछे जितना जीरो उतना ही मान, एक के पीछे जितना जीरो उतना मान, एक के पीछे जितने जीरो उतना मान, एक के पीछे जितने जीरो उतना, एक के पीछे जितने जीरो उतना, एक के पीछे जितने जीरो उतना। अब मुझे बताओ इसके पीछे कितने जीरो? अब मुझे बताओ एक के पीछे, एक का लघुगुणक क्या होगा? एक का, अरे एक का लघुगुणक कितना होगा? इसके पीछे जीरो नहीं होता तो क्या लिखते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है तो कितने रुपए? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं तो कितनी बुद्धि? अरे है तुम्हारे पास, समझ रहे? तो कितनी, तो कुछ होता नहीं है तो क्या लिख लेते हैं? तो एक का लघु गुणक, 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं 10 को 10 की घात 1 लिख सकता हूं क्या? और 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूं क्या? अच्छा 1000 को 10 की घात 3 लिख सकता हूं क्या? और 10,000 को 10 की घात 4 लिख सकता हूं क्या? 1,00,000 को 10 की घात 5 लिख सकता हूं क्या? और 10,00,000 को 10 की घात 6 लिख सकता हूं क्या? अरे इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जो 10 की घात होती है वही लघु गुणक होता है। जो 10 की घात है, 10 के ऊपर 10 के ऊपर जो पावर है, घात है, वही क्या है? लघु गुणक। एक होता है 10 की घात 0, एक क्या होता है? तो कितना हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ये राशि इस तरफ बढ़ रही है तो पीछे की तरफ भी तो बढ़ सकती है। मैं बोलूं 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ये भी तो हो सकता है। अच्छा 1/10, और 1/10 को 10 की घात -1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो 10 की घात -2 हो गया, 10 की घात -3 हो गया, 10 की घात माइनस, तो इसका मान कितना हो जाएगा? -1। इसका मान, इसका मान, इसका मान, फिर जैसे इधर बढ़ती है वैसे उधर भी बढ़ सकती है। अरे भैया एक याद रखना है, एक के बाद एक जीरो तो एक, एक से पहले एक जीरो, एक से दो पहले जीरो, समझ रहे? तो ये तो हो जाएगा -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये 1, फिर 100 में कितना हो जाएगा? 2। तो ये लाइन उधर भी बढ़ सकती है और इधर भी। यहां तो कोई दिक्कत? तो लघु गुणक होता है बड़े बड़े अंकों का छोटा रूप, बड़े बड़े अंकों का। आप देखना हमेशा सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है वो 1 से कम होती है। 1 से या तो 0.1 होगी, या 0.01 होगी, या 0.001 होगी। समझ गए? ओके। अब मैं मान लीजिए किसी सोइल के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है 0.001 ग्राम प्रति लीटर, ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है।
और हमें क्या बताया पीएच क्या होता है, तो पीएच होता है पीएच बराबर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अरे भैया अभी डेफिनेशन पढ़ी ना कि पीएच क्या होता है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक कैसे लिखते हैं, लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉग। अब देखो ये माइनस है, ये लॉग है। लॉग है किसका, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 0.001। 0.001 को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखना 0.001 पॉइंट हटाया तो नीचे कितने चले गए, 1000, तो ये हो गया 1/1000। अच्छा 1000 को क्या लिख सकते, 10 की घात अरे 3, और ऊपर गया तो क्या होगा, 10 की घात -3। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस लॉग 10 की घात -3। अच्छा लॉग 10 की घात -3 का मान कितना होता है, -3 ना, और बाहर और क्या पड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, तो आंसर कितना आ गया, +3 आ गया। क्या आ गया, यही है पीएच। तुम कहां यहां अटक गए थे कि यहां अटक गए, बहुत सारे यहां अटके, फिर ये अटक गए, फिर ये तो समझ में नहीं आया किसी को, ये क्या चल रहा है, नहीं आया, तो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं तो समझाने का मेरा काम था, एक कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा पीएच याद करने का, पूछा नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन एक बात लिख लो, पीएच का मान होता कहां से कहां तक है, तो लिखो पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है, पीएच स्केल का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक। 0 से 6 तक तो क्या होता है, अम्लीय। 8 से लगाकर 14 तक क्या होता है, और पीएच मान 7 का मतलब क्या होता है, उदासीन। H+ और OH- आयनों का आयनिक गुणनफल 10 की घात -14 ग्राम प्रति लीटर। लिख लिया, 0 से लगाकर 0 से 6, 8 से 14, 7 उदासीन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, और ओके। पीएच ज्ञात किससे करते हैं, बहुत बढ़िया। अरे पीएच स्केल से नहीं ज्ञात करते, किससे ज्ञात करते हैं, पीएच मीटर से ज्ञात करते हैं। मर्दा का पीएच, अर्नोल्ड बेकमैन पीएच मीटर की खोज की थी। पीएच मीटर की खोज करता कौन है, अब ये वस्तु है पीएच मीटर, तो इसके खोज करता होंगे, इसके आविष्कारक होंगे, खोज करता कौन है इनके, पीएच मीटर के। एक नाम था, आदमी था बैकमैन, क्या नाम था, अरे जेटमैन नहीं, बैकमैन। पीएच मीटर, पीएच पीएच सोरेनसन और पीएच मीटर, बस सिर्फ पीएच सोरेनसन, पीएच मीटर बैकमैन। लिख दिया सबने, समझ में आई बात। अच्छा किसी भी मर्दा में यदि हमें पीएच दे रखा है और पीओएच दे रखा है, पीएच जैसे ही होता है पीओएच, ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, इन दोनों का योग होता है 14। कितना होता है, मतलब पीएच है 7 तो पीओएच भी होगा 7। अच्छा पीएच है 6 तो पीओएच होगा 8। यदि पीएच है 2 तो पीओएच होगा 12। योग हमेशा क्या होगा, 14 योग। तो पीएच बढ़ेगा तो पीओएच, और पीओएच बढ़ेगा तो पीएच, दोनों बराबर कब हो सकते हैं, और इसी को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। तो ये लिख लो, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। दूसरी हेडिंग लगाओ ईसी।
विद्युत चालकता। कौन सी चालकता? हम्म लिख दी विद्युत चालकता। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता। अच्छा, विद्युत चालकता मिट्टी में या मिट्टी के किसी विलियन में या जल में विद्युत कितना प्रवाह होगा, विद्युत कितना चलायमान होगा, चालक होगा, ये बताता है। लाइट में करंट आता है, तार पकड़ो, नंगे तार पकड़ो तो करंट आता है। क्यों? क्योंकि तार में क्या होता है? विद्युत का प्रवाह। क्या होता है? अच्छा, लकड़ी 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 है, सूखी है एकदम, उससे करंट आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इस लकड़ी में करंट आ जाएगा क्या? लेकिन इसके नीचे लगी हुई लोहे की रोड में करंट आ जाएगा, वायर में करंट आ जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें तो होती है विद्युत की चालक और कुछ चीजें विद्युत की चालक नहीं होती। अच्छा, किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन जो होता है वो दो वजह से होता है। कितने वजह से होता है? कितने वजह से होता है? या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या उसके अंदर आयन है। या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जैसे विद्युत की तार है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? कॉपर की तार है तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन में, आयरन की तार है तो आयरन के इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एल्यूमिनियम की तार है तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं हो तो वहां पे आयंस होते हैं। तो क्या शुद्ध जल में आयंस होते हैं क्या? नहीं। शुद्ध जल में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड दोनों बराबर होते हैं, जुड़े रहते हैं आयन के रूप में। तो शुद्ध जल विद्युत का चालन करेगा क्या? नहीं करेगा। शुद्ध जल में विद्युत का चालन, शुद्ध जल में विद्युत का चालन, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट। अब शुद्ध जल में थोड़ा सा मिला दिया नमक, नमक पानी में जाते ही Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, क्या बन गए? आयन। अब करंट प्रवाह करो कि करंट आएगा क्या? 101% आएगा। ट्राई करके मत देख लेना, एग्जाम देने के लिए बचोगे। लेकिन शुद्ध जल में, अब बोलोगे सर मेरे घड़े का पानी शुद्ध है, मम्मी बोलती है बहुत साफ पानी है पिया कर दो, तो क्या घड़े के पानी में करंट आएगा क्या? हाँ, क्योंकि वो शुद्ध जल। अरे उसके अंदर वो, क्योंकि नदी में बह के आया है या फिर आपके कहीं तालाब से लिया है या कहीं ग्राउंड वाटर से लिया है या बारिश से आया तो सरफेस पे गिरा है, तो ये सारे के सारे कैसे जल है? शुद्ध जल। इनको बोलते हैं पेय जल। कैसा जल? ड्रिंकिंग वाटर, नॉट प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के अंदर करंट नहीं आता, घड़े में रखे हुए पानी में करंट, क्योंकि उसमें क्या घुले होते हैं? आयंस घुले होते हैं। क्या घुले होते हैं? अच्छा, ये आयंस आएगा, मैंने बोला नमक डाल दो। नमक क्या? NaCl क्या? लवण। अरे नमक क्या है? तो यदि किसी मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर नमक डालोगे तो विद्युत चालकता बढ़ेगी घटेगी? तो यदि किसी की विद्युत चालकता बहुत ज्यादा है, वाओ, मुझे तो ऐसा फील आता है कि मैं कोई गलत क्लास को पढ़ा रहा हूं। तुम आर्ट्स के विद्यार्थी हो, हैं? साइंस के हो क्या? कितनी ज्ञान की बातें कर रहा हूं मैं। नमक, मिट्टी, लवण, पीएच, ईसी, और एकदम सपने में, हसीन सपनों में। कहां थी तू? पता नहीं। बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। चलो कोई नहीं, नींद है कभी भी आ जाती है। लिखो। अच्छा, अब मैं बता रहा था वो तो बात खत्म कर लेते हैं। तो किसी भी विलियन में कभी नींद आए तो थप्पड़ मारो एक दो। हाँ, एक दो सेल मारो अपने मुंह की, तो थप्पड़ मारो तो नींद नहीं आएगी। अरे बोलो खुद से, अरे भाई तू सोने के लिए आया है क्या यहाँ पे? अरे तू सोने के लिए? ये बंदा इतना महान जो अपने को पढ़ा रहा है, ये सोने के लिए आया है क्या? नहीं, इसको पैसे कमाने के देने हैं ना अपन लोगों को, तुम ही तो दोगे। है मेरा घर, संस्थान का घर, बिल्डिंग, एसी, पंखे, तुम्हें लग रहा है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, ये सब तुमने ही प्रोवाइड किए। ये सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए पहले तुमने भुगतान किया है। तो एसी में सोना ही है तो सोने के लिए घर में एसी लगाओ, बढ़िया बढ़िया करो उसको 16 पे, कुंडी लगाओ, मस्त सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है? यहाँ कितने मुश्किल से सोना पड़ रहा है, मत सो भाई। ओके, अभी तो जगने का समय। विद्युत चालकता मैं बता रहा हूं कि यदि किसी जल में या किसी विलियन में या किसी मर्दा में नमक बढ़ाएंगे तो आयन बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे तो चालन बढ़ेगा। तो यदि विद्युत चालकता उनकी ज्यादा होती, एक है शुद्ध पानी, एक है शुद्ध मिट्टी, और एक ऐसी पानी मिट्टी है जिसमें पानी भी है और बहुत सारे लवण भी है, तो विद्युत चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी? उस मिट्टी जिसमें लवण है। तो लवण बढ़ने से विद्युत चालकता भी, हम विद्युत चालकता किसी की माप ले तो मतलब हमें क्या पता चल जाएगा? लवणों की। तो इसी किसके बारे में बताती है? लवणों की मात्रा। किसके बारे में बताती है? पीएच किसके बारे में बताता था? अम्लीयता और
और ऐसे ही ईसी किसके बारे में बताती है? लवणों की मात्रा। तो किसी मिट्टी में लवण ज्यादा तो ईसी भी, किसी मिट्टी में लवण कम तो ईसी भी कम होगी। आगे बात समझ में? तो विद्युत चालकता ईसी क्या बताती है, याद रखना। विद्युत चालकता ईसी क्या बताती है? मृदा में लवणों की मात्रा के बारे में बताती है। किसकी मात्रा के बारे में? लवण बोलते हैं सॉल्ट्स को। NaCl नमक, नमक तो देखा आप सभी ने, वो नमक एक प्रकार का लवण है। यदि किसी मृदा की ईसी अधिक है तो उसमें लवण की मात्रा भी अधिक होगी। बस सिंपल सी बात याद रखना, क्योंकि लवण ही विद्युत चालकता को बढ़ाता है। यदि किसी मृदा में उसकी ईसी कम है तो लवणों की मात्रा भी कम होगी। यदि किसी मृदा की ईसी ज्यादा तो लवण की मात्रा भी ज्यादा। यदि किसी मृदा की ईसी कम तो लवण की मात्रा भी। कौन सी वाली मिट्टी ज्यादा बेहतर है दोनों में से? जिसमें कम है। जिसमें क्या है? ये वाली मिट्टी मिट्टी बेहतर है। तो अब मिट्टी का बेहतर है कि नहीं? अपनी मिट्टी बेहतर है। आपके घर के आसपास की मिट्टी आपने देखा हो ना कि बहुत बार किसान बोलते हैं कि मृदा की जांच करवानी है, तो जांच में क्या करवाएंगे? वो ईसी की जांच करवाएंगे। यदि ईसी ज्यादा आई मतलब उसमें लवण, तो मतलब वो काम की, उनके लवण कम करने पड़ेंगे। और यदि ईसी कम आई तो मतलब लवण पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल्टर वाले पानी में भी करंट आएगा, कोशिश मत करना, क्योंकि फिल्टर वाला पानी सिर्फ अधिकतम जितना आपके ज्यादा है कोई लवण तो उसको साफ करता है। कोई हानिकारक तत्व तो उसको साफ, पूरा का पूरा पानी साफ। यदि प्योर वाटर तुम पीने लग जाओ 1 महीने में या 15 दिन में, तुम्हारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो प्योर वाटर एकदम शुद्ध जल, अशुद्ध जल पीना नहीं होता है। लिख लिया ये? ईसी किसके बारे में बताती है? ईसी ज्यादा तो लवण भी, ईसी कम तो लवण भी। कौन सी मिट्टी बेहतर? कम लवण वाली। कौन सी लवण वाली? ज्यादा लवण वाली बेहतर। अच्छा, पीएच की इकाई क्या होती है? पीएच की क्या इकाई होती है? तो याद रखना, पीएच इकाई हीन होता है, कोई इकाई नहीं होती है। पीएच की कोई इकाई, पीएच नंबर है, और नंबर की कोई इकाई होती है क्या? नहीं, कोई इकाई नहीं होती। लेकिन ईसी की इकाई क्या है? ईसी की इकाई क्या है? तो याद रखना, ईसी की जो इकाई है, यूनिट जिसको बोलते हैं, किसमें मापते हैं? तो ईसी को मापते हैं दो चीजों में, याद रखना। एक है डेसी साइमन, डेसी साइमन प्रति मीटर, या अच्छा इसको लिखते कैसे डेसी साइमन प्रति मीटर को? DS/m। या इसको मापते हैं, 10वीं में ओम का नियम पढ़ा था। ओम का किसका नियम था? ओम का नियम क्या बताता है? विद्युत प्रतिरोध बताता है। ओम का नियम क्या बताता है? ओम लिखते हैं ऐसे, OHM। विद्युत प्रतिरोध जो होता है ना, विद्युत चालकता का उल्टा होता है। कोई जा रहा है उसको रोक रहे हैं तो प्रतिरोध, जाने दे रहे हैं तो चालकता। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता, चालकता की उल्टी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है OHM, इसकी उल्टी होती चालकता तो MH। तो ये हो गया महो। क्या हो गया? और महो को छोटा करोगे तो हो जाएगा मिली महो, और मिली महो बहुत सारे तो नाम हो गया मिली महोज प्रति सेंटीमीटर। लिखते कैसे हैं? ये मिली, ये महोज, ये प्रति सेंटीमीटर। ये दोनों इकाइयां याद रख लेना। पीएच की कोई इकाई नहीं होती, और इसी की इकाई क्या होती है? डेसी साइमन प्रति या मिली महोज प्रति सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? घर जाके अच्छे से पढ़ लोगे, वापस याद करोगे, नींद रूम पे लेनी और यहां पढ़ाई करनी। यहां पे भी नींद लेनी है, बहुत बढ़िया। फिर तो मेरा भी सुपरवाइजर में हो जाएगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है। टेस्ट हुआ था क्या?